अनिरुद्ध सिंह अकेला आज एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 6 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इस चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं। वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। यहाँ पर एक डायग्राम गिवन है। इस डायग्राम में एक हॉलो स्फेरिकल सिलेंडर लिया गया है, जिसके ऊपर वायर की वाउंडिंग की गई है, कॉइलिंग की गई है, और कॉइल के दोनों एंड से एक गैल्वेनोमीटर कनेक्ट किया गया है और एक बार मैग्नेट NS लिया गया है। NS को जब मूव किया जाता है और जब तक यह मूव करता है तब तक इस गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन शो करता है, और गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन शो करने का मीनिंग यह है कि कॉइल में EMF और करंट इंड्यूस होता है। जैसे ही इस कॉइल का मूवमेंट स्टॉप कर दिया जाता है तो इस गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं होता है। इट मीन्स देयर इज नो EMF और नो करंट इंड्यूस्ड इन दिस कॉइल। तो इस कॉइल और मैग्नेट के रिलेटिव मोशन के कारण यहाँ पर इसमें मूवमेंट हो रहा है, और यह ऑब्जर्वेशन सबसे पहले माइकल फैराडे ने ऑब्जर्व किया था। उसने कई एक्सपेरिमेंट भी किए जो कि फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के नाम से भी जानते हैं। तो एक्चुअल में इसके मूवमेंट से मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होता है। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है, इन सब चीज़ों को हम लोग इस चैप्टर में अभी स्टडी करेंगे। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस को हम लोग आगे भी डिफाइन करेंगे। यहाँ पर भी डिफाइन कर सकते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज अ फिनोमिना इन विच a current or EMF induced across the end of the coil if there is change in magnetic flux through the coil। तो चलिए आगे हम लोग इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर में क्या क्या स्टडी करेंगे, इसको एक नज़र डाल लें। तो यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में, फैराडेज एक्सपेरिमेंट, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, Lenz law and law of conservation of energy, expression for induced EMF based on both laws, and method of producing induced EMF by changing magnetic field by changing the area of the coil, that is motional EMF, by the changing the relative orientation of the coil with the magnetic field, eddy currents, self-induction and self-inductance, and mutual induction and mutual inductance. These are the topics or content which will be discussed in this chapter. So first of all, I would like to discuss about the magnetic flux. तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर समझने की कोशिश करें कि व्हाट इज मैग्नेटिक फ्लक्स। इस मैग्नेटिक फ्लक्स को यहाँ पर फाई से डिनोट किया गया है। फ्लक्स कोई नया टर्म नहीं है, ये आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी फ्लक्स को स्टडी किया है। फ्लक्स मीन्स फ्लो, पासिंग थ्रू अ सरफेस। यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स की बात करेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपने इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिफाइन किया था, वहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाई से डिनोट किया था। तो अब मैग्नेटिक फ्लक्स और इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये दो क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज हमारे सामने आ गया है। तो दोनों को डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम लोग फाई
E और phi B से भी डिनोट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम मैग्नेटिक फ्लक्स को डिफाइन करेंगे। कैसे करेंगे? यदि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डेफिनेशन याद है तो इसको इजीली आप इसको डिफाइन कर सकते हैं, या इस डेफिनेशन को आप याद कर लें तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को भी डिफाइन कर सकते हैं। तो अभी हमने बताया फ्लक्स मीन्स पासिंग थ्रू एन एरिया। तो क्या चीज पास करेगा? यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स है तो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस पास करेगा, मैग्नेटिक लाइन पास करेगा, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स के केस में इलेक्ट्रिक लाइन पास करेगा। तो देखिए यहाँ डिफाइन किया गया है, वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एनी सरफेस। जब भी हम फ्लक्स की बात करेंगे तो एक इमेजिनरी सरफेस की बात होगी, ठीक है, किसी न किसी सरफेस से ही ये फ्लक्स पास होगा या फ्लक्स होगा। Magnetic flux through any surface is the number of magnetic line of force passing normally through that surface। यहाँ पर की पॉइंट्स क्या है? नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स नॉर्मली एंड सरफेस। तो जिस सरफेस से हम मैग्नेटिक फ्लक्स की बात कर रहे हैं उस सरफेस के नॉर्मली मीन्स परपेंडिकुलरली सरफेस या गिवन सरफेस के परपेंडिकुलर हाउ मेनी नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स पासिंग, दैट नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू दैट सरफेस। ओके, यदि इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिफाइन करते हैं तो जहां जहां पर मैग्नेटिक टर्म है वहां पर आप इलेक्ट्रिक टर्म्स यूज कर लेंगे तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिफाइन का डेफिनेशन हो जाता है। जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी सरफेस इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स पासिंग नॉर्मली थ्रू दैट सरफेस। यदि हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिफाइन करना है तो ये करेंगे। ओके, उसकी चर्चा हम यहाँ नहीं कर रहे हैं, हम मैग्नेटिक फ्लक्स की बात कर रहे हैं। तो इस मैग्नेटिक फ्लक्स को और हम दूसरे तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं। जैसे इट कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ एरिया ऑफ सरफेस। प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लीकेशन ऑफ द एरिया ऑफ द सरफेस एंड द कंपोनेंट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड नॉर्मल टू दैट सरफेस। अब यहाँ पर देखिए, थिंक करिए, यहाँ पर डायग्राम में रिप्रेजेंट किया जाएगा कि सरफेस एरिया और मैग्नेटिक फील्ड के प्रोडक्ट। अब कौन सा मैग्नेटिक फील्ड? मैग्नेटिक फील्ड का वह कंपोनेंट जो गिवन सरफेस के परपेंडिकुलर यानी नॉर्मल कंपोनेंट हो, यानी उस सरफेस के नॉर्मल डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड का क्या कंपोनेंट है, दैट कंपोनेंट एंड एरिया ऑफ दैट सरफेस का जो प्रोडक्ट होगा, दैट प्रोडक्ट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स। ओके, यहाँ पर इस डायग्राम को समझने की कोशिश करें। क्या है डायग्राम? एक एरिया लिया गया, इस एक एरिया लिया गया जिसमें एक छोटा सा एलिमेंट ds कंसीडर करें, या इस ही एरिया को हम ds कंसीडर कर रहे हैं। तो एरिया के नॉर्मल, ये देखिए नॉर्मल हो गया n, यूनिट वेक्टर n, here this unit vector n is the vector whose magnitude is 1 and direction is perpendicular to this plane, perpendicular to this plane। ओके, अब यहाँ पर देखिए एक मैग्नेटिक फील्ड B कंसीडर किया गया, ठीक है। तो यह मैग्नेटिक फील्ड B और एरिया का नॉर्मल डायरेक्शन ये दोनों सेम नहीं, ये थीटा एंगल से इंक्लाइंड है। एंगल दिस एरिया इज सच दैट द मैग्नेटिक फील्ड B is inclined with the normal to this surface by angle theta, theta angle से inclined। यदि यह एरिया B के
इस एरिया का जो प्लेन है, if this plane is perpendicular to the magnetic field B, then theta will be 0. If plane of this area is perpendicular to the magnetic field B, then the theta will be 0. इस कंडीशंस में n और b दोनों का डायरेक्शन सेम हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर दूसरा कंडीशन हम दे रहे हैं जिसकी चर्चा हम आगे और हम बात करेंगे। सपोज प्लेन ऑफ दिस एरिया, सरफेस एरिया is parallel to the magnetic field B. तो इस कंडीशंस में नॉर्मल n और b के बीच का जो एंगल होगा दैट विल बी द 90 डिग्री, वो एंगल 90 डिग्री, ठीक है, यदि ये प्लेन और b पैरेलल है। तो चलिए, तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि कंपोनेंट b का कंपोनेंट n के डायरेक्शन में b cos थीटा आ रहा है। यह b cos थीटा इनटू एरिया दिस ds, इन दोनों को हम प्रोडक्ट करें तो ये क्या बन जाएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स d∅। तो एक स्मॉल एरिया एलिमेंट ds के लिए यहाँ पर डिफाइन किया गया है। तो ds इज हियर एरिया वेक्टर, और एरिया वेक्टर्स को हम लोग यहाँ पर ds इंटू यूनिट वेक्टर n लिख सकते हैं। तो देखिए ये डॉट प्रोडक्ट के रूप में दिया गया, और इस डॉट प्रोडक्ट को डिफाइन हम करें तो क्या आएगा, b इंटू ds cos ऑफ थीटा, b इंटू ds cos ऑफ थीटा। अब आप थिंक करिए कि यह ds एक्चुअल में जो कंसीडर किया गया है क्या है कि स्मॉल एरिया एलिमेंट के लिए लिया गया है, और इस पूरे एरिया को यदि स्मॉल एलिमेंट ds1 ds2 ds3 इस तरह से हम कट ऑफ कर लें, सेगमेंट ले लें, एलिमेंट ले लें, तो इस तरह से हम लोगों का ये इनको हमें एडिशन करना पड़ेगा। तो ds का सम जो है एरिया ऑफ द सरफेस ए मिल जाएगा। तो वैसी कंडीशन में टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द सरफेस को हम लोग इस रूप में डिफाइन कर सकते हैं, b डॉट a, दिस इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड b एंड एरिया a। तो इसको हम लोग कंपोनेंट के फॉर्म में लिख सकते हैं, b इंटू a कॉस ऑफ थीटा। तो मैथमेटिकली हम लोग मैग्नेटिक फ्लक्स को इस तरह से लिख सकते हैं, फाई इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा, और डॉट प्रोडक्ट के रूप में यदि हम लोग लिखें तो बी डॉट ए। ओके, तो अब यहाँ पर ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स गिवन है, दिया गया है, इसकी वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव फ्लक्स और निगेटिव फ्लक्स। तो कब पॉजिटिव होगा, कब निगेटिव फ्लक्स होगा, इसको यहाँ पर डिफाइन किया गया है। मैग्नेटिक फ्लक्स इज पॉजिटिव फॉर थीटा इज ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू 0, थीटा इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड लेसर देन 90 डिग्री। एक कंडीशन से आपको ये दिया गया है, इस कंडीशन में आपका मैग्नेटिक फ्लक्स पॉजिटिव होगा, क्योंकि आप जानते हो कि cos 0 इज 1, ठीक है, और cos 90 भी 0 होता है, ठीक है। तो 0 की वैल्यू यहाँ पर नहीं लिया गया, मैग्नेटिक फ्लक्स पॉजिटिव की बात कर रहे हैं, नॉट 0। 90 पर 0 हो जाए तो लेस देन 90 और ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 के बीच थीटा की वैल्यू, cos थीटा की वैल्यू पॉजिटिव होता है, इसलिए मैग्नेटिक फ्लक्स पॉजिटिव होगा। ठीक, इसी तरह से दूसरा कंडीशन यहाँ दिया गया है कि इफ थीटा इज ग्रेटर देन 270 डिग्री and lesser than or equals to 360 degree, then the magnetic flux will be positive। ये कंडीशन से आप याद रख सकते हैं। क्वेश्चंस भी आ सकता है कि कोई पर्टिकुलर एंगल दिया हुआ है और पूछा गया कि मैग्नेटिक फ्लक्स पॉजिटिव होगा या निगेटिव, तो इससे आप डिसाइड कर सकते हो। ओके, तो जीरो फ्लक्स अभी हमने बात किया, जीरो फ्लक्स कहाँ पर होगा, जब 90 डिग्री, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री और 270 डिग्री होगा, तो वैसी कंडीशंस में मैग्नेटिक फ्लक्स जीरो होगा, क्योंकि cos 90 is 0 and cos 270 is 0। So at
theta is equals to 90 degree and 270 degree, the magnetic flux will be 0. ठीक इसी तरह से नेगेटिव फ्लक्स की बात करते हैं। तो नेगेटिव फ्लक्स इस कंडीशंस में कौन सा कंडीशन, इफ थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री एंड लेसर देन 270 डिग्री, द मैग्नेटिक फ्लक्स विल बी नेगेटिव। तो यहाँ पर हम लोगों ने पॉजिटिव फ्लक्स, नेगेटिव फ्लक्स और जीरो फ्लक्स की चर्चा की। तो यहाँ पर 1 मार्क्स क्वेश्चंस जो है इस तरह से पूछे जा सकते हैं कि कब पॉजिटिव होंगे फ्लक्स, कब नेगेटिव होंगे, कब जीरो होंगे। तो यहाँ क्वेश्चंस आस्क किए जा सकते हैं कि एट व्हाट ओरिएंटेशन द magnetic flux will be maximum. So we can write when theta is equals to 0 degree and 270 degree, the flux will be maximum and maximum value will be B into A. Okay. तो फाइनली हम लोगों ने ये देखा कि मैग्नेटिक फ्लक्स को मैथमेटिकल फॉर्म में फाई इज इक्वल्स टू बी ए कॉस थीटा के रूप में लिखा जा सकता है, लिखते हैं। अब देखिए इस फार्मूला से हम लोग बता सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं कि कौन कौन सा कंडीशन में या क्या क्या चीज को हम लोग यहाँ पर चेंज करेंगे तो मैग्नेटिक फ्लक्स से क्रॉस द कॉइल भी चेंज होगा। तो देखिए फर्स्ट इस फार्मूला को आप ऑब्जर्व करिए, फाई इक्वल टू बी कॉस थीटा को। तो बी रिप्रेजेंट्स मैग्नेट स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। सो इफ वी चेंज द मैग्नेटिक strength of magnetic field B, then the magnetic flux across the coil will change. ठीक इसी तरह से हम कैसे चेंज कर सकते हैं, by changing the area of cross section of the coil, that is A, and similarly the orientation of the coil with the magnetic field, that is theta. तो इन 3 फैक्टर्स को इंडिविजुअली चेंज करके हम फाई की वैल्यू को चेंज कर सकते हैं, या एक ही साथ इनमें से 2 और 3 कंपोनेंट्स को, वैल्यूज को बी ए थीटा को एक साथ तीनों चेंज कर सकते हैं, या एक पेयर के रूप में चेंज कर सकते हैं, जैसे बी और ए को चेंज किया, या ए और थीटा को चेंज किया, या बी और थीटा को चेंज किया। तो इन पेयरिंग में चेंज करने पर भी फ्लक्स चेंज होगा, या इंडिविजुअली भी चेंज करेंगे तो ये चेंज होगा। इस तरीके से हम लोग मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज कर सकते हैं। देखिए फोर्थ में लिया गया कि एनी ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ द अबव। ओके, अब हम लोग यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स की कुछ और इंफॉर्मेशन की चर्चा करते हैं, जो कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करने में हमें हेल्प करेगा। देखिए 1 नंबर का क्वेश्चन, आधे नंबर क्वेश्चन यहाँ पर यह भी आता है कि मैग्नेटिक फ्लक्स कैसा क्वांटिटी है, स्केलर या वेक्टर। तो देखिए अभी जो डिफाइन किया है मैथमेटिकल फॉर्म में, इससे भी आप बता सकते हो, जानते हो कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर इज अ स्केलर क्वांटिटी। सो मैग्नेटिक फ्लक्स इज अ स्केलर quantity. What is the SI unit of magnetic flux? The SI unit of magnetic flux is Weber, or by definition its unit is Tesla meter square. शॉर्ट फॉर्म में, सिंबॉलिक फॉर्म में इस तरह से लिखा जाता है। यस, SI यूनिट्स में यह CGS यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट मैक्सवेल होती है। यदि इस तरह से हम लिखें CGS सिस्टम में, तो इसकी यूनिट क्या होगी? गॉस इज द CGS यूनिट ऑफ द मैग्नेटिक फ्लक्स B. So Gauss per centimeter square will be the CGS unit of magnetic flux. So CGS unit of magnetic flux is Maxwell or Gauss per centimeter square. तो एक रिलेशन यहाँ पर देख दिया गया मैक्सवेल और वेबर में,
Q1 Maxwell is equal to 10 पावर माइनस 8 वेबर। यह जो रिलेशन दिया गया है ये आपको यूनिट को कन्वर्ट करने में हेल्प करेगा। तो यहाँ पर देखिए एक नया क्वांटिटी डिफाइन किया गया, या यहीं से आप देख सकते हैं कि फाई अपॉन ए बिकम्स बी, एंड बेसिक कंडीशंस में हम कह सकते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट एरिया नॉर्मली इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी और स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक इंडक्शन। तो आगे हम लोग जब फेराडेज के एक्सपेरिमेंट, फेराडेज लॉ को हम डिस्कस करेंगे तो हमें समझने में ईज होगी मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करने से कैसे आपको आपका ईएमएफ और करंट अक्रॉस द एंड ऑफ द कॉइल इंड्यूस होता है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स की इंफॉर्मेशन बहुत ही इसेंशियल था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को समझने के लिए। चलिए यहाँ पर हम लोग मैग्नेटिक फ्लक्स पर बेस्ड एक दो न्यूमेरिकल्स की बात करें तो एक न्यूमेरिकल हमने यहाँ पर लाया है क्या, a square coil of 600 turns, each side 20 centimeter, is placed with its plane inclined at 30 degree to a uniform magnetic field of 4.5 into 10 power minus 4 Weber meter per meter square, and the magnetic flux through the coil। तो इसमें कुछ नहीं करना है, क्या गिवन है ये हमें थिंक कर लेना है। एन गिवन है 600, इस साइड ऑफ, चूंकि कॉइल कैसा है स्क्वायर है तो साइड आपको 20 सेंटीमीटर गिवन है, इसका एरिया निकल आएगा। एरिया ऑफ द स्क्वायर इज दैट इज साइड स्क्वायर 20 इंटू 20, इसको एसआई सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे तो 0.20 इंटू 0.20 हो जाएगा। और मैग्नेटिक फ्लक्स B इज गिवन 4.5 × -4 वेबर मीटर स्क्वायर। अब यहाँ देखिए सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट जो जिस पे ध्यान देना है वह यहाँ पर है प्लेन। इट्स प्लेन मीन्स कॉइल का प्लेन इज इंक्लाइंड एट 30 डिग्री विथ मैग्नेटिक फील्ड B। ठीक है, B और प्लेन के बीच एंगल बन रहा है, नॉट थीटा इज 30 डिग्री। यहाँ पर स्टूडेंट्स अक्सर गलतियां कर देते हैं। यहाँ जो फार्मूला दिया गया देखिए यहाँ पर फाई इज इक्वल टू NBA cos थीटा। तो यह थीटा जो यहाँ गिवन है, थीटा जो है, दिस थीटा इज नॉट द एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड B एंड प्लेन ऑफ द कॉइल। थीटा इज द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड नॉर्मल टू द प्लेन। तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू आपका फाइंड करने के लिए ये आपको अपनाना होगा। देखिए इस NBA cos थीटा में थीटा की वैल्यू यहाँ पर जो किया गया 90 माइनस ऑफ 30 डिग्री, 90 डिग्री माइनस ऑफ 30 डिग्री, क्योंकि नॉर्मल के साथ मैग्नेटिक फील्ड नॉर्मल के साथ कितना एंगल बना रहा है। यदि प्लेन के साथ जो भी एंगल गिवन है तो उसको 90 से माइनस करेंगे तो एंगल मिलेगा, एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड B एंड द नॉर्मल ऑफ द कॉइल, दैट इज 90 माइनस थीटा। यदि यहाँ पर क्वेश्चंस में गिवन होता कि इज प्लेस्ड विथ with normal, it's normal या normal to the plane inclined at 30 डिग्री। ठीक है, नॉर्मल टू द प्लेन इंक्लाइंड एट 30 डिग्री, ऐसा लैंग्वेज होता तो थीटा की वैल्यू 30 डिग्री होता है। ठीक है, यहाँ पर 90 माइनस 30 यही की पॉइंट, जनरली 30 डिग्री यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं और न्यूमेरिकल गलत हो जाता है। इस तरह से क्वेश्चंस के सारे जो गिवन वैल्यूज है पुट किया गया, n 600, B is 4.5 into -4, A is given 0.20 into 0.20 and cos 90 minus theta, इसको सॉल्व करेंगे तो दिस वेबर इसकी वैल्यू
आएंगे। चलिए, हमने यहाँ पर एक असाइनमेंट क्वेश्चन आपको दिया है और यह भी बहुत इजी है। यहाँ पर कॉइल जो दिया गया है वो रेक्टेंगुलर लूप है जिसका एरिया लेंथ और ब्रेड 20 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर गिवन है, इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.3 टेस्ला विथ इट्स प्लेन। अब देखिए यहाँ पर अगेन यहाँ 3 सब पार्ट में गिवन है और इसमें फील्ड के साथ अलग अलग कंडीशंस में एंगल्स गिवन है। तो क्या है, विथ इट्स प्लेन नॉर्मल टू द फील्ड, प्लेन फील्ड के नॉर्मल, इट मीन्स थीटा जो यहाँ होगा वह 90 माइनस 0 हो जाए, प्लेन सॉरी विथ इट्स प्लेन नॉर्मल टू द फील्ड। ओके, हाँ, तो यहाँ पर नॉर्मल टू द फील्ड है प्लेन, तो 90 माइनस 90 हो जाएगा, दैट इज 0 डिग्री। थीटा की वैल्यू इस केस में 0 हो जाएगा। ठीक है, फाई इज इक्वल टू एन बी ए कॉस थीटा अप्लाई करेंगे तो थीटा की वैल्यू यहाँ 0 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से प्लेन इंक्लाइंड 30 डिग्री टू द फील्ड, फील्ड के साथ प्लेन जो है 30 डिग्री इंक्लाइंड है, तो थीटा की वैल्यू यहाँ हो जाएगा 90 माइनस ऑफ 30 डिग्री। ठीक है, इसी तरह से पैरेलल टू द फील्ड के लिए थीटा की जो वैल्यू होगा दैट इज 90 माइनस ऑफ 0 डिग्री, दैट इज 90 डिग्री। तो ये डिफरेंट केसेज में हम लोग थीटा की वैल्यू पुटअप करके हम लोग फाइंड करेंगे फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल इन ईच केस। ओके, टॉपिक्स आपका एंड हुआ। थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन आता रहेगा नया वीडियो अपलोड होने का। ओके, थैंक यू अगेन।